नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा है सही होंगे। तो अभी अभी तक हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लिए थे। आज सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम लाभ और हानि। आप सब इस चैप्टर से परिचित होंगे। अगर गणित कहीं आ रहा है, मैथ कहीं आ रहा है, तो ये चैप्टर जरूर आएगा। और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस काफ़ी मात्रा में होते हैं, यानी कि वैरायटी इस चैप्टर के क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि इस टॉपिक को अगर पढ़ना है तो पूरी पूरी तल्लीनता से लग कर हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। और हालांकि यूट्यूब पर ढेर सारे तरीके हैं लोगों के अपने अपने पढ़ाने के, और मैं भी उसी प्रयास में हूँ कि कुछ और अच्छा किया जा सके। और मुझे लगता है कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो एकदम शून्य जीरो से स्टार्ट करेंगे, और लास्ट वो टॉपिक जो प्रतिशत लाभ हानि या अन्य चैप्टरों में जिसकी इम्पोर्टेंस बनी रहती है वो सब हम लोग कन्फर्म कर पाएंगे। तो लाभ हानि की जो मुख्य बातें हैं उसको अगर प्रारंभ से समझने का प्रयास किया जाए तो कुछ भी नहीं है। एक तरीके से ये केवल प्रतिशत का एक परिष्कृत रूप कहा जा सकता है। प्रतिशत अगर कन्फर्म है तो आप समझ लीजिए कि 50% आपका लाभ हानि क्लियर है। तो पूरे एक एक वर्ड्स को ध्यानपूर्वक समझते हुए आप हमारे साथ बनिए। मुझे पूरा विश्वास है और पूरी गारंटी है कि आपको सारी बात समझ में भी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लाभ हानि। लाभ हानि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक चैप्टर लाभ हानि। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, P&L नाम है इस चैप्टर का। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ या हानि, और लाभ और हानि। तो लाभ और हानि के अंतर्गत इसमें कुछ नोटेशंस प्रयोग किए जाएंगे। नोटेशंस यानी व्यक्त करने के लिए। तो हम लोग बार बार लाभ हानि या क्रय विक्रय ऐसा न लिखकर शॉर्टकट में कुछ शब्द का प्रयोग करेंगे या नोटेशंस का प्रयोग करेंगे। तो वो भी हमें पता होना चाहिए क्या हो सकता है इसमें। जैसे मुख्य चीजें आएंगी, एक तो इंपॉर्टेंट आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को दो तरीके से हम लोग लिखेंगे। एक तो क्रय और मूल्य लिख दिया तो क्रय मूल्य हो गया, या इसी को CP लिखा जाता है, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस लिखा जाएगा। दूसरा आएगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम लोग BMU लिख सकते हैं, BMU। और इसे कहा जाएगा SP, सेलिंग प्राइस। फिर उसके बाद एक आएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब रिटेल प्राइस। आप अंग लिख सकते हैं, इसको अमू लिख सकते हैं, यानी रिटेल प्राइस RP। रिटेल प्राइस से ही आप लोग वस्तुओं में देखते होंगे लिखा होता है MRP। MRP मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी अधिकतम फुटकर मूल्य। कोई भी प्रोडक्ट जो किसी कंपनी ने बनाया है, अगर उस पर उसने MRP लिख दिया है तो आप किसी उस वस्तु को उस MRP से ज्यादा पर नहीं बेच सकते हैं। हाँ, उससे कम में आप बेच सकते हैं। अभी आप लोग टीवी वगैरह में प्रचार भी सुनते होंगे कि उसमें आता है कि आप MRP पर मोल भाव कर सकते हैं, लेकिन MRP से ज्यादा पर किसी वस्तु को नहीं बेचा जा सकता। अगर कोई बेच रहा है तो उसकी शिकायत आप कर सकते हैं उपभोक्ता कोरम में। फिलहाल वो MRP से ज्यादा पर नहीं बेचा जा सकता। तो ये RP होता है, रिटेल प्राइस, फुटकर मूल्य। लेकिन अगर वो MRP कर दे तो MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस हो जाता है, अधिकतम खुदरा मूल्य जिसको कहते हैं, ये आएगा। उसके बाद मिलेगा लाभ। लाभ, लाभ को हम लोग P यानी प्रॉफिट से व्यक्त करेंगे। उसके बाद आएगा हानि। हानि, हानि को हम लोग L से व्यक्त करेंगे, लॉस। लॉस यानी
हानि। तो इस तरीके से आप नोटेशंस प्रयोग करेंगे। नोटेशंस। अब एक इंपॉर्टेंट बात और इसके साथ इंपॉर्टेंट बात और, ध्यान पूर्वक चीजों को समझते चलिए, क्योंकि जब किसी का बेस कंफर्म होगा तो चीजें भी कंफर्म होंगी। मुख्य चीज जो होती है पूरे पढ़ने में, पूरे गणित की सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं तो बाकी चीजों को नहीं मानता कि आपको फार्मूला याद हो, आपको नियम याद हो, आपको तरीके, ये सब तो बात की सेकेंडरी बात है। फर्स्टली क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले उसके नोटेशंस, उसमें प्रयोग होने वाले शब्द, उसका सही अर्थ, वो उसका कोरिलेट करा पाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी चैप्टर का प्रारंभ, उसका बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद तो आप फार्मूले याद कर लो, नियम याद कर लो, ट्रिक ले लो, वो ट्रिक फार्मूले वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिक चीजों को जोड़ना आना जरूरी होता है। इसलिए मैं यहाँ पर एकदम ये मान के चल रहा हूं कि हम लोग एकदम शुरू कर रहे हैं और शुरू से अंत तक जाना है। तो यहां आपने सारे नोटेशंस कंफर्म कर लिए। अब एक चीज आती है कि कोई भी व्यक्ति होगा उसे लाभ तभी होगा जब उसका विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा। मतलब कम में खरीद कर अगर ज्यादा में बेचेगा तभी उसको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। इसका मतलब आप यहां पर P बराबर SP माइनस CP लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक बात आई, किसी भी व्यक्ति को लाभ तभी होगा जब विक्रय मूल्य बड़ा हो और क्रय मूल्य छोटा। दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति हानि में जा रहा है, यानी उसको हानि हो रही है, तो हानि उसे तभी होगा जब क्रय मूल्य ज्यादा हो जाए और विक्रय मूल्य छोटा हो जाए। मतलब ज्यादा में खरीद कर कम में बेचना पड़े तो इस कंडीशन में उस व्यक्ति को हानि हो जाएगी। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सीधा सीधा कंसेप्ट है। मैं समझ सकता हूं कि कुछ लोगों को ये बहुत बड़ी बात नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी इसे जानना होगा। अभी कई जगह पर आएगा जहां आप महसूस करेंगे कि ये छोटी बात भी कहीं ना कहीं बड़ी महसूस हो जाती है, यानी बड़ी लगने लगती है। आइए, तो अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात और निकाल कर हम लोग आ रहे हैं, हमेशा बात होती है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का। अब जरा एक बात केयर करना है, समझना है कि अगर किसी व्यक्ति को लाभ हुआ तो कैसे पता चला उसे लाभ हुआ, या किसी व्यक्ति को हानि हुई तो कैसे पता चला कि उसे हानि हुई। तो इसका सबसे सटीक जवाब यह आता है, किसी भी व्यक्ति को कह दिया जाए कि वो ये सोचता है कि मुझे लाभ हुआ, तो कैसे हम समझे कि लाभ हुआ, तो उसके दिमाग में आता है कि हमने वस्तु कितने का खरीदा था। पहले हम उसी बात पर पहुंचेंगे कि वस्तु कितने का खरीदा, उसके बाद देखेंगे कि हमें उस पैसे से ज्यादा पैसा मिला या कम मिला। अगर ज्यादा हो गया तो लाभ हो गया और कम हो गया तो हानि हो गई। इसका मतलब यह है कि लाभ और हानि के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो रहा है, क्रय मूल्य हो रहा है। यानी कोई वस्तु जितने में खरीदी गई है वो क्रय मूल्य होगा, और यही क्रय मूल्य लाभ और हानि के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उत्तरदायी होगा। तो लाभ और हानि की गणना के लिए हमें एक चीज को पकड़ना पड़ेगा, वो है क्रय मूल्य। बात पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हर बार यहीं से स्टार्ट होने वाला है। पूरा प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंड है आपके सीपी पर, कास्ट प्राइस पर। इसी के आधार पर सारा काम करना है। तो कास्ट प्राइस, अब कास्ट प्राइस, अच्छा एक चीज और थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो ये क्रय मूल्य है वास्तव में यही विक्रय मूल्य भी है किसी को, बस फर्क इतना होता है कि कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है।
बेचने वाला जिस मूल्य में वस्तु को बेच रहा है वही मूल्य खरीदने वाले के लिए क्रय मूल्य और बेचने वाले के लिए विक्रय मूल्य होगा। तो आप जब कभी भी ऐसे प्रश्नों को मतलब हल करने उतरते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि वो खरीदने वाले की बात कर रहा है कि बेचने वाले की। अगर जिसकी बात कर रहेगा उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे। फिलहाल जितने में कोई वस्तु खरीदी जा रही है उसे क्रय मूल्य, जितने में कोई वस्तु बेची जा रही है उसे विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से ज्यादा में बेची गई तो लाभ, क्रय मूल्य से कम में बेची गई तो हानि। इतनी बात। अब एक बात तो यहां से निकल कर आ रहा है कि लाभ और हानि की जो गणना होगी वो हमेशा क्रय मूल्य पर होगी। तो एक बात यहां से नोट करके आपको लिखना होगा, नोट करके केयर रखना होगा कि लाभ तथा हानि की गणना, हानि की गणना, लाभ तथा हानि की गणना कहां की जाएगी? क्रय मूल्य पर की जाएगी, क्रय मूल्य पर की जाती है, की जाती है, की जाती है। समझे? वैसे अभी 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। एक तो लाभ हानि की गणना होती है, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे तो बट्टा या छूट की गणना होगी, और उसके बाद एक होता है कमीशन, जिसे दलाली कहते हैं, कमीशन। तो 3 स्टेप होते हैं, तीनों के लिए अलग अलग रिस्पॉन्सिबल वैल्यूज हैं। जैसे यहां लाभ हानि के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होगा? लाभ हानि के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्रय मूल्य। लेकिन वहीं पर छूट या बट्टा के बारे में देखेंगे तो अभी जो आगे वाले चैप्टर्स में हम लोग, यानी आगे वाले वीडियोज में उसको पढ़ेंगे, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि जो छूट या बट्टा की गणना की जाएगी वो एमआरपी पर किया जाता है, यानी जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है वो एमआरपी पर होता है। तो निश्चित रूप से एमआरपी पर हम लोग छूट या बट्टा की गणना कर लेंगे। तो वहां एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि छूट बट्टे की गणना सदैव एमआरपी पर की जाएगी। उसके अलावा कमीशन आता है, एक कमीशन आता है, कोई विक्रेता किसी वस्तु को बेच रहा है और कोई एक ठेकेदार हो या तो फिर उसके बीच का बिचौलिया हो, वो किसी कस्टमर को लेकर जाता है और सामान अगला व्यक्ति बेचता है, तो वो नोट करके रखता है कि कितने में बेचा गया। तो आप यहां पर एक बात केयर करेंगे, वस्तु कितने में बेची गई, तो जो कमीशन होगा वो विक्रय मूल्य पर लगेगा। 3 पॉइंट आए इंपॉर्टेंट। पहला है, पहली बात, पहला क्या हो गया? पहला लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर। दूसरा छूट या बट्टे की गणना एमआरपी पर, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर, अंकित मूल्य पर, जिसे अंकित मूल्य कहते हैं, अंकित मूल्य। और तीसरा आता है कमीशन, जो कि विक्रय मूल्य पर दिया जाएगा। वास्तव में आप देखिए तीनों मूल्य फंस गए। तीनों मूल्य जो है वो अंकित मूल्य हो, चाहे क्रय मूल्य हो, चाहे विक्रय मूल्य हो, सब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन लाभ हानि के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा क्रय मूल्य। क्या इंपॉर्टेंट है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य की बात हो रही है कि लाभ और हानि की गणना हमेशा किस पर की जाएगी? क्रय मूल्य पर ही की जाती है। अब तो अगर क्रय मूल्य पर लाभ हानि की गणना की जाएगी तो लाभ प्रतिशत अगर हमें निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो कितना लाभ हुआ वो राशि लिखा जाएगा। कितने में मतलब क्रय मूल्य आएगा कितने पर, तो हम लोग तुरंत क्रय मूल्य की तरफ जाएंगे, गुणे 100 कर दिया। यानी इसे कह सकते हैं P प्रतिशत बराबर P बटे CP इंटू 100। तो एक फार्मूला यहां से बन के आता है कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ की राशि, कितना लाभ हुआ, कितने में लाभ हुआ, गुणे 100। यही तो प्रतिशत था। कितना प्राप्त किया, कितने में प्राप्त किया, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे 100, वही तो लाभ है। तो प्रतिशत का एक विशेष रूप लाभ या हानि प्रतिशत है। तो अब हानि प्रतिशत अगर लेना है, हानि प्रतिशत, तो हानि प्रतिशत को क्या कह लेंगे? हानि प्रतिशत के लिए हानि ले लेंगे, यानी कितने की हानि हुई, कितने में हानि हुई,
क्रय मूल्य फिर से नीचे गुणे 100। इसका मतलब है यल प्रतिशत बराबर आप लिख सकते हैं यल बटे CP इंटू 100। ये एक फार्मूला और निकल के आपके सामने आएगा। तो दो इंपॉर्टेंट फार्मूले आ रहे हैं, लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज का। तो लाभ प्रतिशत, लाभ की राशि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, हानि प्रतिशत, हानि की राशि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये बात कंफर्म हो जानी चाहिए। तो मुझे लगता है कि इतनी बातों में कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर एक आध क्वेश्चन की बात की जाए, एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दो छोटे क्वेश्चन इस पर देखा जाए। जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को क्वेश्चन है किसी वस्तु को 120 रुपए में खरीद कर 150 रुपए में बेचा जाए। तो लाभ अथवा हानि क्या है? लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है? अब ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी पड़ेगी या इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर कोई वस्तु है जो 120 रुपए में खरीदी गई है और 150 रुपए में बेच दी गई। तो आपका दिमाग तुरंत चलना चाहिए कि भाई 120 में खरीदा और 150 में बेचा, इसका मतलब कुछ तो फायदा हो गया। अब फायदा हो गया तो हानि की बात खत्म हो जाएगी, तो हानि को छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे जो सीपी है, वो 120 रुपया हो चुका है और प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट वो 150 में से 120 को माइनस करके मिल जाएगा, यानी 30 रुपए हो जाएंगे। अब प्रॉफिट परसेंट अगर निकालना है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो पी कितना हो गया है? पी है 30 बटे सीपी कितना है? सीपी है 120 इंटू 100। पूरा कर दिया जाए तो 1 3 चौक 12, 4 बार में कट गया, 4 से 25, यानी 25% का लाभ हो चुका होगा। 25% का लाभ हो गया होगा। 25% का लाभ हो गया होगा। ठीक, तो 25% का यहां पर हमें लाभ हो जाएगा। तो लाभ के लिए अगर एक क्वेश्चन हानि के लिए देखा जाए, क्वेश्चन मैं केवल बोल रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है, कोई वैसा नहीं, इसलिए बहुत खास मतलब केयर की जरूरत नहीं, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन हो जाए कि किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीद कर उसे 65 रुपए में बेच दिया जाए। किसी वस्तु को 80 रुपए में खरीदा जाए, यानी सीपी इसका हो गया 80 और एसपी है 65। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं लॉस होना ही है। तो लॉस कितने को हो जाएगा? 15 का हो जाएगा। तो लॉस प्रतिशत निकालना है, एल परसेंटेज इक्वल टू एल बटे सीपी इंटू 100 कर दिया। सीपी इंटू 100, तो एल कितना है भाई? 15 है, बटे सीपी कितना है? 80 है, और गुणे 100 कर दिया जाए, गुणे 100। तो काट दीजिए, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से अब कटने वाला नहीं है, तो ये हो गया 15 पूरे 75, 75 बटे 4। तो 75 बटे 4% या 4 एकम 4, 3 35, 9 4 एकम 4 3 और 9 चौक 36 हो जाएगा। तो 8 4 8 32, 4 8 32 या 32 हो गया। बचा कितना? 5 में से 3 बटे 4, तो 18 चौक 72, 3 75। ठीक है, इतना परसेंट हानि हो जाएगी। बहुत बड़ी बात नहीं है, आसान ये टॉपिक है। बस आप ध्यान रखो कि कब लाभ होगा, कब हानि होगा। और एक बात जरूर याद रखना है कि लाभ और हानि की गणना किस पर की जाएगी? जिस पर की जाएगी वही
पूर्णांक जैसा काम करेगा जैसे कि प्रतिशत में था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात, मैं इस बात को हमेशा कहता रहूंगा कि लाभ और हानि की गणना कहाँ की जाएगी, ये आप अपने दिमाग में रखिए। लाभ हानि की गणना के लिए आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि वो कहाँ होगा, वो कास्ट प्राइस पर ही होगा, यानी क्रय मूल्य पर ही होगा। चलिए, इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है एक टाइप। अब जो होता है ये यहां तक तो डायरेक्ट प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि की बात हो रही है। कभी कभी क्या करता है, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और लाभ हानि के बीच एक संबंध की बात करता है। तो हम लोग एक स्टेटमेंट या एक फार्मूले को, मैं हमेशा फार्मूले को यस 1 2 करके मैं चलूंगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसको मैं S1 S2 S3 इस तरीके से डायरेक्ट जो ट्रिकी या सामान्य फार्मूले होते हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। और हर टाइप का क्वेश्चन आपके सामने मिलेगा। तो S1 में एक अगला जो स्टेप बन रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप में से एक माना जा सकता है, वो होता है कि यदि दिया गया है एसपी यानी सेलिंग प्राइस बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस पीएल बटे 100। अब एक बात और यहां पर याद रखिएगा, जैसा कि मैंने कहा कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाएगी। तो जब भी वस्तु को बेचेंगे तो क्रय मूल्य तो कहीं ना कहीं आएगा, और अगर खरीद बेच हो रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा जरूर हम लोग मानेंगे या देखेंगे कि उसमें लाभ हानि जैसी बात भी आनी है। अब जैसे कि प्रतिशत निकाल रहे थे तो प्रत्येक वस्तु को 100 में मानते थे, और हर वस्तु अपने आप की 100% होती है। तो जितनी भी वस्तुएं खरीदी जाएंगी वो खरीदने वाला मूल्य जो सीपी होगा वो भी एक तरीके से 100% ही होगा। नोट इट, याद रखना है इसे। मैं जो ये बात बता रहा हूं ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों में से एक होगा कि कोई भी वस्तु जितने में खरीदी जाएगी, क्योंकि लाभ हानि की बात होगी तो क्रय मूल्य अवश्य आएगा, और क्रय मूल्य अपने आप में 100% होगा। अब अगर कोई वस्तु लाभ के साथ बेची जाएगी तो 100+% हो जाएगा, और अगर कोई वस्तु हानि के साथ बेची जा रही है तो 100 माइनस हो जाएगा, 100- हो जाएगा। जैसे अगर कोई वस्तु मान लीजिए 200 रुपए की है और इसे 20% लाभ पर बेच रहे हैं तो 200 तो 100% हो गया। अब 20% लाभ पर मतलब 120%, तो 200 गुणे 120% यानी 120/100 कर देंगे, क्योंकि 20% प्रॉफिट हुआ। हानि के लिए क्या करना है, अगर कोई वस्तु 200 रुपए की है उसे 20% हानि पर बेचना है, इसका मतलब 20% हानि मतलब कि 100 में से 80 में तो बेचना है। तो सीपी लिखा और इंटू 80% लिख दिया, 80/100 लिख दिया। जैसा प्रतिशत में वैसा ही यहां दो इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया, लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर की जाएगी और क्रय मूल्य हमेशा 100% माना जाएगा। ये बात याद रखने लायक है। चलिए, तो मैंने ये फार्मूले को दो फार्मूलों के एक में रखने का प्रयास किया। ये कह रहे एसपी सेलिंग प्राइस सीपी इंटू 100 प्लस माइनस पीएल जैसा होगा। अगर प्रॉफिट के साथ होगा तो जोड़ देंगे, 100 प्लस करेंगे, और अगर लॉस के साथ होगा तो माइनस कर देंगे। ये बात, तो ये बात मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे जैसे इससे संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन इसका दिया गया है, एक मिनट, तो ये कह रहे हैं कि किसी वस्तु को 4,400 रुपए में बेचने पर
10% लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? किसी वस्तु को 4400 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य, अब जरा सोचिएगा, या तो ये फार्मूला लिखते हैं हम, एस पी बराबर सीपी इंटू सीपी इंटू 100 प्लस पी, क्योंकि प्रॉफिट हुआ था, बटे 100। अच्छा, एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बता दूं कि ये जो क्वेश्चन मैंने बोला है ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो फिर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो इस तरीके से लगे, एसपी दे दिया है, सेलिंग प्राइस इन्होंने दे दिया कितना, सेलिंग प्राइस दे दिया है 4400 रुपए, तो 4400 रुपए इन्होंने सेलिंग प्राइस दे दिया 4400 रुपए। कास्ट प्राइस पूछा है, सीपी पूछ रहा है, इंटू 100 और 10 जोड़ने के लिए तो 110/100 हो गया, 110/100। अब अगर कट रहा है तो काट लीजिए, एक जीरो हो गया, 11 से इसको काट दें तो 11 चौक 44, 2 जीरो, 10 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 4000। सीपी बराबर 4000, कास्ट प्राइस 4000 हो जाएगा। लेकिन ये फार्मूला रटने जैसा मुझे नहीं लग रहा है कि इसको रटने की जरूरत है। अगर हम लोग बेसिक चीज पर थोड़ा सा केयर कर लें तो एक बात में हम इसे समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? कि लाभ और हानि की गणना तो हमेशा कहां होनी है? कास्ट प्राइस पर। इसका मतलब हम सीपी में ही लाभ और हानि करेंगे, तो 10% लाभ के साथ कर रहा है तो 110% होगा। अब 110% पर ही इसे बेच दिया गया होगा और वो है 4400 रुपया। हालांकि लिखा यही चीज है, लेकिन कंसेप्ट पर अगर लगाया जाए तो आप कास्ट प्राइस में ही परिवर्तन करो। कास्ट प्राइस में क्रय मूल्य पर ही लाभ होगा तो जोड़ देंगे, क्रय मूल्य में ही हानि होगा तो घटा देंगे। क्रय मूल्य पर ही काम करना शुरू करो, जो दिया है लिखो, उसके बाद दूसरे को कैलकुलेट करके निकाल दीजिए। तो सीपी पूछ रहा है तो यहां से काम खत्म हो चुका है, ये जीरो, फिर 11 चौक 44, बाकी चीजें तो पिछले, यहां पर भी पीछे दिया गया है, तो सीपी बराबर 4000 रुपए हो जाएगा। अब हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इसको उल्टा लिखने का प्रयास करेंगे। उल्टा लिखिए, ढेर सारी समस्याएं और सरल हो जाएंगी, जैसे अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, एक क्वेश्चन और है कि किसी वस्तु को 4800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है तो कास्ट प्राइस क्या होगा? किसी वस्तु को 4800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हो जाती है तो कास्ट प्राइस क्या होगा, यानी क्रय मूल्य क्या होगा? तो जो भी घटनाएं घटेंगी वो क्रय मूल्य पर ही होंगी। कितना प्रतिशत का हानि हुआ है? 20 मतलब 80% बचा होगा। अब कास्ट प्राइस 80% बचा होगा और यहीं पर दिया है 4800 रुपया। ये जो कास्ट प्राइस के में 20% कमी की गई, उसके बाद ये 4800 रुपए बच गए, यानी 4800 रुपए मुझसे बेचा गया। तो अब आप काट लीजिए, एक तो जीरो हो गया, 8 6 48, ये 600, तो एक जीरो इधर से चला जाएगा। सीपी बराबर आपको मिल गया 6000 रुपए। सीपी यानी कास्ट प्राइस 6000 रुपए हो जाएंगे, कास्ट प्राइस 6000 रुपए हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये याद रखना है कि लाभ और हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर होगा और क्रय मूल्य 100% समझा जाएगा। अब इसी में कुछ प्रतिशत कमी करके बेचा जा सकता है या कुछ प्रतिशत वृद्धि करके बेचा जा सकता है। तो जैसे ही क्रय मूल्य में कमी बेसी करेंगे वो विक्रय मूल्य का रूप धारण कर लेगा। तो अब ये भी विक्रय मूल्य, वो भी विक्रय मूल्य, आप बराबर करके कैलकुलेट करो। बातों को सीरियसली सावधानी पूर्वक समझते चलिए। अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होता है, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन चलेगा, S2 मैं उसे कहूंगा, S2, इसमें क्या इंपॉर्टेंस आएगा? इसमें
बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोई वस्तु है, बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कोई वस्तु है, उसे कुछ रुपए में, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को 4,000 रुपए में, 4,000 रुपए में अगर बेचा जाता है, 4,000 रुपए में बेचा जाता है और उस पर कुछ परसेंट, मान लीजिए 10% का लाभ होता है, तो कह दे कि कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि हो जाए। तो दो प्रकार के विक्रय मूल्य मिलेंगे। अब से इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी फार्मूले स्टार्ट हो रहे हैं, तो ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। जो बात मैं यहां कह रहा हूं उसको समझते चलिएगा। मैं एक फार्मूले से ही बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे sp2, मैं इसे कंफर्म भी करूंगा, sp2 बराबर sp1 इंटू 100 प्लस माइनस, मैं m लिख दे रहा हूं, अपान 100 प्लस माइनस n लिख रहा हूं। मैं इन सब चीजों को कंफर्म कराने का प्रयास कर रहा हूं। या तो आप बेसिक फार्मूले से लगा सकते हैं या इसे केवल समझ लीजिए, मेरे शब्दों में समझिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, इजीली। बस आप रिपीट करिएगा, और रिपीट करने का, रिवीजन करने का भी मैंने तरीका बताया है। 3 बार अगर इन चीजों को पढ़ लीजिए तो एक बार ये पूरी मेमोरी में फिट हो जाता है। कब कब पढ़ना होता है, एक बार हमारे साथ पढ़ो, जो भी आप देख रहे हो उसको पढ़ लो। दूसरी बार आप करो कि जब कभी थोड़ा सा खाली हो जाओ 1-2 घंटे में, फिर से इसको पूरा पढ़ लो। फिर अगली बार एक बार अगले दिन सुबह पढ़ लो, फिर अगले दिन शाम को पढ़ लो। 3 बार लगातार 24 घंटे के अंदर पढ़ लीजिए तो आपको चीजें काफी मात्रा में याद हो जाती हैं। और कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे पहले से ही आता हो और पहले से ही सब कुछ जानता हो। कोई पहले से कुछ नहीं जानता है, उसे यहीं पर सीखना पड़ता है। बस तरीके अपने अपने हैं, जो अप्लाई करके वो सीख सकता है। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट तरीका 24 घंटे में एक बार पढ़ो और 3 बार रिवीजन करो। 24 घंटे के अंदर एक बार पढ़ो और 3 बार रिवीजन करो, सारी चीजें लगभग याद होंगी, सारी चीजें लगभग याद होंगी। तो आप ऐसा करके चीजों को समझ सकते हैं। तो यहां पर sp2 बराबर sp1 इंटू 100 प्लस माइनस m अपान 100 प्लस माइनस n। अब जरा समझिएगा, यहां पर क्या है, sp1 जो है, sp1 ये प्रथम विक्रय मूल्य है, प्रथम विक्रय मूल्य। और sp2 क्या है, sp2 द्वितीय मतलब जो पूछा जाएगा, द्वितीय विक्रय मूल्य है, द्वितीय विक्रय मूल्य मिलेगा। और यहां पर यम आप कह सकते हैं प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ या हानि दोनों हो सकता है अभी, और मैं कंफर्म करूंगा। और n भी क्या है, प्रतिशत लाभ या हानि, लाभ या हानि, लाभ या हानि। ये चीजें सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इसमें से एक चीज और ध्यान रखने वाली क्या बात है, अगर लाभ है तो प्लस करेंगे, हानि है तो माइनस करेंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कंफर्म है, ये हर जगह यूज होना है। तो ऐसा कुछ नहीं कह रही इतना ढेर सारा याद रखना है, इसमें कुछ याद करने लायक है ही नहीं। सब पूर्व नियोजित है, पहले से ही क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। साधारण सी बात है, एसपी विक्रय मूल्य होता है 1 लिखा तो पहला वाला विक्रय मूल्य, sp2 लिख दिया तो दूसरा वाला विक्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य ये m प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगा, n प्रतिशत लाभ अथवा हानि में से कुछ हो सकता है। लाभ तभी होगा, अगर लाभ हो रहा है तो प्लस लिखना होगा, हानि हो रहा है तो माइनस लिखना होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, इतना तो आप आसानी से समझ सकते हैं। अब आइए, अब इसमें क्या है, इस फार्मूले में एक बात बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट करके लिखना पड़ेगा। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, पूछने वाला ऊपर, ये बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट है भाई। पूछने वाला ऊपर मतलब दो जगह पर लाभ हानि की बात कही जाएगी, दो जगह पर, लेकिन उसमें जिस पॉइंट में वो पूछेगा वो वाला लाभ हानि
ऊपर वाले में लिखेंगे। लाभ हो सकता है या हानि हो सकता है, कोई भी होगा। जैसे जैसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों से मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया है जो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है या जो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो मैं यहाँ बताऊं वो केवल एग्जाम्पल के लिए नहीं होगा, बल्कि वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहा है परीक्षाओं का। तो आप उसे भी केयर रखिएगा कि ये प्रश्न पूछा गया तो इम्पोर्टेंट भी रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा, यहां पर इम्पोर्टेंसी नहीं रहेगी। तो जो भी चीजें पूछी जाएंगी वो ऊपर, जैसे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहां पर है, इसे आप नोट करिएगा, नोट करिएगा इसे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए कि 30% लाभ हो। जरा समझिएगा, कह रहा है जब 360 रुपए में बेचा जाता है, यानी SP1 दे रहा है 360 रुपया, उस समय पर जब 360 रुपए में उसे बेचा जा रहा है तो 10% की हानि हो जाती है। यल मिलता है, यल मिलता है 10% का। अब ये कह रहे हैं उसे कितने में बेचा जाए, उसे कितने में बेचा जाए, मतलब SP2 पूछ रहा है कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। उसे कितने में, सॉरी 30% लाभ हो जाए, 30% दिया गया है, 30% का लाभ हो जाए। तो जैसा कि यहां ऊपर लिखा था आपने कि पूछने वाला ऊपर, तो फार्मूला क्या था, फार्मूला था SP2 बराबर SP1 इंटू 100 प्लस माइनस PL अपान 100, सॉरी यम लिख दिया यहाँ पर, यम बटे 100 प्लस माइनस n। लेकिन कहा कि पूछने वाला ऊपर, तो पूछने वाला ये वाला है, तो ये वाला ऊपर परिवर्तन कर देंगे, मतलब प्रॉफिट ऊपर हो जाएगा। तो SP1 है 360 गुणे 130, 130 हो जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट है और पूछने वाला ऊपर होगा, पूछने वाला ऊपर बदलेगा। तो ऊपर पूछने वाला बदल रहा है तो नीचे पहला वाला बदलेगा, यानी 90 हो जाएगा। तो आप बस इसे कटपिट करिए, काम खत्म। काट दिया जाए तो 90 से ये 9 चौक 36, 13 चौका 52, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 520 रुपए में अगर आप बेच देंगे तो लाभ हो जाएगा 30% का। वैसे भी आप देख सकते हैं 360 से हानि हो रहा था, तो लाभ तभी होगा जब इससे बड़ा होगा। तो 520 रुपए में अगर आप बेच देंगे तो लाभ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट यह है कि पूछने वाला ऊपर, पूछने वाला ऊपर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यही है, इंपॉर्टेंट बात यही कि पूछने वाला ऊपर, पूछने वाला ऊपर। SP2 बराबर SP1 इंटू 100 प्लस माइनस m अपान 100 प्लस माइनस n, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तो इजी फार्मूला है। बस आपको कॉन्सेप्ट का एक बात याद रखना है, ट्रिक में केवल एक बात याद रखनी है कि पूछने वाला ऊपर, पूछने वाला ऊपर। तो पूछने वाला ऊपर, एक क्वेश्चन और इस पर, एक व्यक्ति को 21,600 रुपए में एक वस्तु बेचने पर 8% लाभ होता है, उसे कितने में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। लाभ हो, लाभ हो दोनों कह रहा है, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूं, SP2 की बात कर रहा है। SP1 कितना दिया हुआ है, SP1 दे रहा है 21,600 रुपए। 21,600 रुपए में बेचने पर 8% का लाभ होता था, कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। पूछा क्या है 20% के लिए, तो आप 120 और दिया क्या है 8% लाभ के लिए, तो 108। चाहे लाभ लाभ हो या हानि हानि हो या लाभ हानि हो, जैसा उसमें रहेगा हमें वैसा ही करना है। केवल इंपॉर्टेंट ये है कि क्या पूछा गया वो ऊपर वाले में परिवर्तन करना है।
तो ऊपर परिवर्तन हो गया। आप इसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर कटपिट किया जाए तो चलिए अभी तो काट दीजिए, कितने में कट जाएगा? तो 8 दूना 16, 2 बार में ही तो कट जा रहा है, ये 2 बार में कट गया इतना, तो 2 यानी 200, 12 दूना 24, 24,000 रुपए। 24,000 रुपए में अगर बेच देंगे तो 8% लाभ के बदले में 20% का लाभ हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या रही? इंपॉर्टेंट बात ये रहा कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको केवल एक बात ध्यान रखना है कि जो पूछा जाएगा वो ऊपर परिवर्तन होगा, जो पूछा जाएगा वो ऊपर परिवर्तन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात। एक चीज और है, एक बात यहां पर और है, एक इंपॉर्टेंट बात, चूंकि दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, इसी तरीके का एक फार्मूला और मेरे दिमाग में आ रहा है, तो मैं सोच रहा हूं इसी से मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, साथ में रहेगा तो अंतर निकाल पाना भी आसान होगा। तो इसी से मिलता जुलता एक फार्मूला और, लेकिन उसमें एक अंतर मिलेगा आपको। पहले वाले में जो अभी आपने पढ़ा उसमें किसी एक वस्तु के मूल्य की बात कर रहा है, लेकिन अभी जो हम बताने जा रहे हैं उसमें 1 रुपए में वस्तुओं की संख्या की बात करेगा। एक वस्तु का मूल्य, पहली बार खरीदा पहली बार बेचा, दूसरी बार बेचा। अब यहां पर प्रति रुपए वस्तुओं की संख्या की बात करेगा। तो दोनों चूंकि मिलता जुलता फार्मूला होता है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे इन दोनों की, ताकि कंपैरिजन भी की जा सके, तो तीसरी टाइप में मैं उसे डाल दे रहा हूं। एक फार्मूला मैं लिखूंगा n2 बराबर n1 इंटू 100 प्लस माइनस m अपान 100 प्लस माइनस n। बात वहीं आ रही है, फिर से आप यहां पर समझिएगा। सेम फार्मूला मैंने लिखा है, वहां विक्रय मूल्य से रिलेटेड था, यहां नंबर ऑफ वस्तुओं की संख्या। जो भी वस्तु दी गई है, जो भी सामग्री दी गई होगी उसकी संख्या प्रति रुपए या 1 रुपए में उसकी कुल टोटल संख्या क्या होगी, तो संख्या की बात यहां पर आएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि n2 जो होगी, n2 प्रति रुपए नई संख्या होगी, नई संख्या जो पूछा जाएगा, नई संख्या, ये क्वेश्चन मार्क के साथ रह सकता है, कोई भी पूछ सकता है, दूसरा भी पूछ सकता है, हालांकि मुख्य रूप से यही। और n2 क्या है? n2 प्रारंभिक संख्या, प्रति रुपए प्रारंभिक संख्या, और फिर वही m प्रतिशत लाभ हानि, और n भी प्रतिशत लाभ हानि, n भी प्रतिशत लाभ हानि, n भी क्या होगा? प्रतिशत लाभ हानि हो जाएगा। फिर इसमें भी वही बात, अगर लाभ होगा तो प्लस के साथ, और हानि होगा तो माइनस के साथ। ये इंपॉर्टेंट फिर से बात आ गई। मुझे लगता है हम लोगों ने वो सारी बातें जो पिछले वाले में था इसमें भी लिख रखी है, बस फर्क इतना है कि उसमें विक्रय मूल्य एक ही वस्तु के लिए चल रहा था, इसमें 1 रुपए में वस्तुओं की संख्या चल रही है। तो अगर 1 रुपए में वस्तुओं की संख्या चल रही है और वहां एक ही वस्तु को खरीदने बेचने की बात हो रही है, तो थोड़ा तो डिफरेंट है। तो डिफरेंट होगा, तो यहां पर नोट मैं बदल दे रहा हूं, केवल नोट बदल दीजिए, कहानी क्लियर, नोट बदलना है बस। तो पहले वाले में एक वस्तु के विक्रय मूल्य से संबंधित जो प्रश्न आ रहे थे उसमें नोट क्या लिखा था? बिल्कुल, उसमें लिखा था पूछने वाला ऊपर। तो इसमें क्या बदला जा सकता है? बिल्कुल, जो आप समझ रहे हैं वही चीज, मतलब पूछने वाला नीचे,
बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट बनाया आपने, बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है। इतना ताम झाम कौन रटेगा, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। अगर एक छोटी सी बात जो जादू का काम करती हो वो पता चल जाए तो काम खत्म, क्लियर। ज्यादा इधर उधर 3-5 नहीं रह जाएगा। तो इसमें क्या याद रखना है, पूछने वाला ऊपर, यन रहेगा तो पूछने वाला नीचे, यन रहेगा तो नीचे, और यस पी रहेगा तो ऊपर। ऊपर शीर्ष, यस से शीर्ष याद रखिए, ऊपर पूछने वाला परिवर्तन, यन से नीचे, यन से नीचे, यन से नीचे। ऐसे आप याद कर सकते हैं, आप अपना तरीका अपना सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही याद किया था। यन जिसमें होगा नंबर ऑफ होगा वहां पर मैंने नीचे याद रख लिया। यस मतलब शीर्ष मैंने सोचा, यानी शीर्ष मतलब ऊपर, तो यस से ऊपर हो जाएगा। तो S1 S2 रहेगा तो ऊपर परिवर्तन, और N1 N2 रहेगा तो नीचे परिवर्तन। सीधी बात, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आइए इस पर जो संबंधित क्वेश्चन होंगे, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जाएं। हर बार वही बात कि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या जो भी क्वेश्चन यहाँ बताए गए हैं, आप ये मान लीजिए कि वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं से उठाए गए हैं। परीक्षाओं से वो सरल हो सकता है, सरल तो रहेगा ही। जब आप ट्रिक पर चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट तरीके ढूंढ कर लाए हैं, तो निश्चित रूप से सरल होगा, सरल ही मिलेगा। तो बहुत कठिन नहीं हो सकता, ये बना भी नहीं सकते, और हमें अब ये क्या हमें कठिन दे पाएंगे, इनकी हिम्मत नहीं है कि हमें कठिन दे पाए। तो क्वेश्चन है कि प्रति रुपए 8 वस्तुएं बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो प्रति रुपए कितनी वस्तुएं बेची जाएं कि 25% की हानि हो। तो आप जरा सोचो कि कह रहे हैं कि प्रति रुपए जब 8 वस्तु बेचते हैं, तो प्रति रुपए 8 वस्तु बेचते हैं तो 20% का लाभ हो जाता है। तो प्रति रुपए कितनी वस्तु बेची जाए कि 25% की हानि हो जाए। तो हमें सबसे पहले पूछने वाले पर ध्यान रखना है। पूछने वाले, तो पूछने वाला नीचे, हमें 25% हानि चाहिए था तो 75 कर दिया, और जो पहले से दिया है वो कितना था, 20% का प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा 120। अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कटपिट कर लीजिए, जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो कटपिट किया जाए, चलिए काटते हैं। 15 से काट दीजिए तो 15 पूरे 75, और 15 अट्ठे 120, और भी कटेगा, और नहीं कट रहा है तो 8 अट्ठाई 64, 64/5%, 64/5 वस्तुएं रहेंगी, प्रतिशत की बात यहाँ नहीं है। वस्तुएं, इतनी वस्तुएं, या ऐसे कह सकते हैं 12 पंजे 60, तो 12 सही 4/5, 12 सही 4/5 वस्तुएं। या तो फिर और भी पॉइंट में भी लिख सकते हैं आप, पॉइंट में भी 12.8 हो जाएगा, 8 5 8 40, तो 12.8 वस्तुएं। अगर प्रति रुपए 12.8 वस्तु बेच दी जाए तो आपको 25% का घाटा होने लगेगा। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कंफर्म करते हैं कि क्या ये फार्मूला सही काम कर रहा है। एक अनुमान तो लग ही जाएगा। जैसे इन्होंने कहा कि 1 रुपए में 8 वस्तु बेचा जा रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। आप सोचो, 1 रुपया देकर 8 वस्तु दे रहे थे, 1 रुपया लिया आपने और 8 वस्तु दिया, ऐसी स्थिति में आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा था। अब अगर आप 1 रुपया ले लो और 12.5 यानी 12.8 वस्तु दे दो, 1 रुपया तो एक ही मिला लेकिन वस्तु आपकी ज्यादा चली गई, इसका मतलब आपको घाटा हुआ होगा। कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं ये बता रहा हूं, कितना है वो तो ये बताएगा। 1 रुपए में 8 वस्तु बेचा और 1 रुपए में ही 12 वस्तु बेच दिया तो निश्चित रूप से पहले की अपेक्षा कम मिलेगा, मतलब हम सही चल रहे हैं, दिक्कत नहीं है। दूसरा एक क्वेश्चन इसी पर, दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना इजी बना दिया इस प्रश्न को इसने। हम इसे चाहते तो मूल्य निकाल लेते, क्रय मूल्य 8 वस्तु का निकाल लेते, फिर विक्रय मूल्य निकाल लेते, फिर क्रय विक्रय करके वो प्रतिशत लाभ हानि 3-5 उधर उधर करके कई 2-3 स्टेप, 3 स्टेप लगता कम से कम, यहाँ एक स्टेप में काम हो जा रहा है। तो हमें एक नंबर प्राप्त करना है,
हमें वहाँ पर ज्ञान नहीं बटोरना है, तो आप केवल एक नंबर प्राप्त करने के हिसाब से या एक क्वेश्चन सही करने के हिसाब से पढ़ेंगे तो ये ट्रिक पर जाना होगा। अगर किसी को कॉन्सेप्टुअल चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल चाहिए, तो वो अलग से अगर आप डिमांड करते हैं तो वो बताया जा सकता है, लेकिन यहाँ हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन और यहाँ पर देखिएगा, एक क्वेश्चन और कि 1 रुपए में या प्रति रुपए 24 टाफियां बेचने पर 25% की हानि होती है, तो प्रति रुपए कितनी टाफियां बेची जाएं कि 30% का लाभ हो जाए। प्रति रुपए 24 टाफी बेची जाती है तो 25% की हानि हो जाती है, 25% की हानि हो जा रही है। तो कितने में प्रति रुपए कितनी टाफी बेची जाए कि 30% का लाभ हो। तो N2 पूछ रहा है और 24 टाफियां बेची गई, तो हमें तो पहले पूछने वाला पर ध्यान देना है, पूछने वाला नीचे और पूछ कितना रहे कि 30% लाभ हो जाए। 30% तो हम लिख देंगे इसको 130। फिर लाभ हानि कितना हो रहा था 25 का, तो ऊपर कर देंगे। बस पूछने वाला ऊपर होगा कि पूछने वाला नीचे, ये बात कंसेप्ट है। क्लियर है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए काट देते हैं, 5 से ही काट दें तो ये 15 पूरे 75, ये 5 से काट दें, 5 दूना 10 और बचा 3, 5 छके 30, 26 हो गया। और काट दीजिए, ये 12 और ये 13, 13 दूना 26, तो 180 बटे 13 हो गया। ये आपका हो जाएगा 180 बटे 13, गुणा कर दीजिए 180 बटे 13। सही बटे में भी बदल सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 13 एकम 13, बचा कितना 13, 5, 13 दिया 39, तो 13 सही 11 बटे 13, ये हो जाएगा आपका 13 सही 11 बटे 13%। 13 सही 11, सॉरी प्रतिशत क्यों क्या जा रहा है भाई, प्रतिशत नहीं होगा, इतनी टाफियां बेचनी पड़ेंगी, इतनी टाफियां। कोई बात नहीं है, वो ऐसा नहीं कि वो तोड़ फोड़ में नहीं आ रहा है, ये कैलकुलेशन करके इतना मिल रहा है, कोई बात नहीं। पूर्णांकों में भी दे सकता है, अपूर्णांकों में भी दे सकता है, सही बटे में दे सकता है, दशमलव में दे सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये वही क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में आए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं आपको। एक क्वेश्चन और देखा जाए। इसमें कहा जा रहा है कि प्रति रुपए 12 वस्तु बेचने पर, प्रति रुपए 12 वस्तु बेचने पर 40% लाभ होता है, तो प्रति रुपए कितनी वस्तुएं बेची जाएं कि 20% की हानि हो। 40% लाभ होता था, 20% की हानि चाहिए, और प्रति रुपए वस्तुओं की संख्या कितनी है 12 है, हमें चाहिए हानि कितने की 20% की, लाभ हो रहा था कितने का 40% का, तो 140 बटे 80, तो काट लीजिए, एक जीरो कट गया, 4 तेई 12, 4 दूना 8, 2 से काटते हैं, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21%, सॉरी किसका काटा था हमने, 4 से 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 तेई 12, ठीक है, 7 त्रिक 21, 21 वस्तुएं, 21 वस्तुएं। प्रतिशत क्यों कूद के आ रहा है बार बार भी, प्रतिशत नहीं होगा, 21 वस्तुएं हो जाएंगी, 21 वस्तुएं हो जाएंगी, ठीक। तो 20% हानि, जो पूछ रहा है पूछने वाला नीचे, तो मुझे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट लगभग आपको कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब इसके बाद भी अति इंपॉर्टेंट यानी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बाकी हैं। ऐसे सारे टॉपिक्स, ट्रिक्स जो परीक्षाओं के लिए और आपका समय बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, वो सारे टॉपिक या टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।